हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। सबकी बड़ी स्टडीज़ जो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी बायोलॉजी वाले पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 पेपर करवा चुकी हूँ। एक 2011 का था, एक 2013 का था, ठीक है। उसके बाद आज जो पेपर मैं सॉल्व कराने वाली हूँ ये हुआ था। एक्चुअली ये वैकेंसी तो कब की थी, मतलब आई तो 2015 में थी, बट इसका एग्ज़ाम जो है वो 23 जुलाई 2016 को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो आज ये वाला पेपर भी है, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आरपीएससी का ये तीसरा जो है ये पीवाईक्यू है आपके लिए। तो ऑलरेडी 2 पेपर, मतलब 2-2 पार्ट में मैंने करवाए हैं। मतलब 3 घंटे का पेपर होता है और ये 300 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के देखने को मिल जाते हैं। और आपके जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो किससे होते हैं, वो पीडोगॉजी से होते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इसी चैनल से, मतलब इसी वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। बाकी जो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख चुके हो तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे उस टाइम पे तो मतलब पेन पेपर मोड में होता था, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना होता था, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को खासा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस में मुझे कुछ ऐसा खास स्पेसिफिक नहीं दिखा है। बाकी वीडियो को पॉज करके अगर आप थोड़ा सा भी मतलब रीड आउट करना चाहते हो तो इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मैंने इसको मतलब मैक्सिमम जूम आउट किया है ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जोलॉजिकल गार्डन्स आर साइट्स ऑफ। तो जोलॉजिकल गार्डन्स जो है वो किस में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन का है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का है। बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन मार्क इट एज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो पहले मैं एक बार इसको एक्स सी टू इन सी टू को थोड़ा सा मतलब इन ब्रीफ में बताना चाहती हूँ, बहुत लंबा नहीं कैरी करूँगी इसको, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग भी बहुत जल्दी बोर होने लगते हो, ठीक है। बोर होने वाली टेंडेंसी अच्छे से मालूम हो चुकी है तुम्हारी। तो चलो इसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, 2 तरीके के कंजर्वेशंस होते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इज द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप कहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हो, उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। एक्स सीटू की जब हम बात करते हैं तो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? इज द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पीसीज आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब कहाँ पे, जहाँ पे वो रहते थे उनके लोकेशन से हटा के उनको जब आप प्रिजर्व कर रहे हो तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। अब इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आ जाता है हमारा नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है। जैसे कान्हा हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गए, मतलब काजीरंगा वगैरह, इस तरीके से मतलब बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, जो कि क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इस तरीके से मतलब बहुत सारी हैं। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। इन सब के और सारी चीज़ें जो है वो तुम ऐसे शॉर्ट आउट करके लिख लेना, बिकॉज सपोज दैट एग्जाम में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में जैसे मान लो दे देगा कि हाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर इधर ऐसे नीलगिरी दे दे, कान्हा दे दे, और फिर तुमसे मैच करवाए ना, तो फिर ये चीज़ें भी बच्चे तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में तो फिर मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वेटलैंड्स आ जाते हैं इसी में। सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स मतलब वो जगह होती हैं जैसे होली प्लेसेस मान लेते हैं उनको, और फिर मतलब वो उन चीज़ों की मतलब पूजा वगैरह करते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, मतलब वो चीज़ें जो जिस जगह पे हैं वो एज इट इज़ मतलब सेफ़ रहती हैं, ठीक है। फिर आता है जीन सेंचुरीज भी कुछ होती हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है किसके हो गए, हमारे इन सी टू के हो गए। अब एक्स सी टू की बात करते हैं तो एक्स सी टू में सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। आपने कॉलेज वगैरह में भी देखे होंगे डेफिनेटली, ग्रेजुएशन वगैरह की है बीएससी एमएससी वाले, तो वहाँ पे तुमने कॉलेज में भी देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसे स्पीशीज़ होती थी जो कॉलेज कैंपस या उस
एरिया लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, बट फिर भी वहाँ पे उनको ला करके लगाया जाता था। क्यों? ताकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आरोकेरिया वगैरह मैंने तो देखा है मेरे कॉलेज का, मैं बता रही हूँ कि साइकस स्पाइनस तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएगा। आरोकेरिया वगैरह भी लगा हुआ था मेरे कॉलेज कैंपस में। और भी मतलब इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको ला करके लगाया जाता है ताकि हम फर्दर उसके बारे में और स्टडी कर सकें। फिर हमारे जूस, जितने भी मतलब जू, चिड़ियाघर जो होते हैं, नेशनल पार्क और जू में बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन, लेकिन जू जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। वहाँ पे मतलब ला करके जानवरों को मतलब रखा जाता है। जैसे लखनऊ में देखा जाए तो वाजिद अली शाह जोलॉजिकल गार्डन्स, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट जोलॉजिकल पार्क इन उत्तर प्रदेश, ओपनिंग इन 1921। अब यहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट के जानवरों को ला करके मतलब रखा गया है। क्यों? ताकि हम उसके बारे में जान सकें, स्टडी कर सकें इस तरीके से। और भी मतलब जिन भी जगहों पे जाओ ना, जनरली होता ही है, कानपुर वगैरह में भी है और मतलब रांची वगैरह में भी है, तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जू हो जाता है, देन उसके बाद में आ जाते हैं हमारे एक्वेरियम्स। ठीक है, वो भी क्या है, फिशेस को एक आप मतलब नेचुरल हैबिटेट में तो नहीं रख रहे हो ना, बट नेचुरल हैबिटेट जैसा हम उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सीड बैंक्स आ जाते हैं, जीन बैंक्स आ जाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, हमारे एक्सीटू कंजर्वेशन का पार्ट होती हैं। तो आई होप चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैंने जैसे बताया ना, उस तरीके से इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लो पॉज करके और इनको लिख लो, क्योंकि मैं डैम श्योर हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें हर हर एग्ज़ाम में यार, अब ये इकोलॉजी टॉपिक ही ऐसा है ना कि आप वो क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये एक अच्छा मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, इसलिए ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो ये जूस या फिर आप ये जोलॉजिकल गार्डन्स मतलब इसको कह सकते हो, तो इसको नोट कर लो यहाँ से। तो बाकी हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही मतलब जोलॉजिकल गार्डन्स जो है वो किस में आ जाएंगे? एक्स-E2 कंजर्वेशन में। सो आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, एक्स-E2 कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जोलॉजिकल गार्डन्स किस में आ जा रहे हैं? आपके एक्स-E2 कंजर्वेशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? सेल जो है उसकी डिस्कवरी मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो किसने की थी? तो सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर? विटेकर ने जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको किस में रखा था? तो सभी को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मोनेरा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, इंडिया का पूछ रहा है, तो इंडिया का जो बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे है? शिवपुर में है। शिवपुर कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जो है वो इंडिया का ये शिवपुर हो जाएगा। और बाकी अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के बेसिस पे अगर आपसे ये पूछ लेता है, वैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से जाके देख लेना एक बार। हर पेपर के लिए देखो, सबसे पहले तुम अच्छे से पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी जब तुम्हारी अच्छे से कवर हो जाती है, एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन जब तुमसे सॉल्व होने लगते हैं ना, तब तुम फिर फर्दर डिटेल बुक्स की तरफ में भागो। ठीक है, और सिलेक्शन की बात है जहाँ तक, तो एनसीईआरटी भी अगर तुमने ठीक ठाक पढ़ी है ना, तो ये मान के चलो कि 80 to 85% तुम्हारा कवर हो जाता है सिलेबस। अब वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वाला है वो कहाँ पर है? उसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों? इंग्लैंड में है। ठीक है, और अगर ओल्डेस्ट आपसे पूछता है तो बोटेनिकल गार्डन पडुआ, इटली में है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इंडिया वालों की बात करते हैं, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो शिवपुर में है। इसका अगर नाम अगर कभी आपसे पूछ लेता है कि इस बोटेनिकल गार्डन का एग्जैक्ट नाम क्या है, मैं बोल रही हूँ, तुम लोग लिखो इसको, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन कोलकाता। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू कोलकाता इन हावड़ा शिवपुर। ठीक है, ये शिवपुर गलत लिखा हुआ है, ये है इसका। ठीक है, ये नाम नोट कर लो, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा शिवपुर कोलकाता, मतलब कोलकाता के पास में ही है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो हावड़ा शिवपुर में है, शिव है, ये शिवपुर लिखा हुआ है। बाकी ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, तो किसके सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया के, ठीक है। ऑफ एल्गिल क्लास, तो मतलब एल्गल क्लास की बात करते हैं तो यानी कि जो बीजीए थे हमारे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे ना, उसके सेल वॉल में क्या था? म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो किस में देखने को मिलती है? तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं एल्गी जब मैंने पढ़ाया है आपको, पढ़ाया क्या है मतलब कि इन दी सेंस मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्म में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस ईयर PYQs जा करके एक बार देख लो, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें वहाँ पे अपने नोट्स की हेल्प से हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फिर ट्राईफेजिक वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे वो भी देख लिया करो। ऐसा नहीं कि बस आओ और मतलब PYQ या प्रीवियस ईयर मतलब जो भी पेपर डाल रहे हो वही देख के चले जाओ। तो 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पाइरोगायरा हो जाएगा, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है। बाकी फ्यूकस की जो है वो डिप्लॉन्टिक है। पॉलीसाइफोनिया जो है ये ट्राईफेजिक है। ट्राईफेजिक मतलब कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। यहाँ पे 2 स्टेजेस डिप्लॉयड है और 1 स्टेज हैप्लॉयड है। और पॉलीसाइफोनिया के साथ ही अगर हम बात करें रेड एल्गी बट्रैकोस्पर्मम की तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। वहाँ पर 2 स्टेजेस हैप्लॉन्टिक होती हैं, 1 स्टेज जो है वो डिप्लॉन्टिक होती है। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इनको तुम लोग देखा करो। हर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ तुम मतलब मतलब एकदम से वो है कि हाँ मतलब वो करना ही है, बस ये है कि हाँ जो अपलोड करते हैं उसको बस एक बार सरसरी निगाह से देख लो, तुम्हें लोगों का फ़ायदा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? इट इज़ ऑलवेज हैप्लॉइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, ठीक है। फंजाई का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, नहीं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन तो मतलब ये करते हैं मतलब प्रोटोजो वगैरह का होता है। थर्ड वाला है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस ऑब्वियसली, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट गैमीट्स होते हैं ना, मेल गैमीट्स, और फिर वहाँ पे फीमेल जो है वो एक मतलब केमिकल रिलीज करती है सीरीन करके, और फिर वो वाटर की हेल्प से मेल जो है वो फीमेल आर्चिगोनियम तक रीच करता है। तो इसीलिए कैसा हो जाएगा ये, जब मतलब फीमेल नॉन मोटाइल है और मेल मोटाइल है तो ऊगैमस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं कभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी आपको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो सबको पता है ये कौन सा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयरिंग, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा लेयरिंग होगी तभी वो कंपाउंड बनेगा। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर मैं आपसे इसका एग्जाम्पल पूछूं तो क्या आपको इसका एग्जाम्पल मालूम है? ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ है इसका, मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो है टिश्यूज वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, स्पेशली द ट्रैकिया और नाजल पासेस वगैरह में होते हैं। साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि लाइनिंग ऑफ द एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, प्रोस्टेट, इनर एयर, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो भी कैसी होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। बाकी और चीज़ें हम डिटेल में जब इन एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का पीएच बताना है तो वो कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन ओसिन। ओसिन जो है वो किससे है? ऑसिफाइड, बोन से रिलेटेड है ना, तो ये किस में पाया जाता है? ये मैट्रिक्स ऑफ बोन में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट, और उसका एडिबल पार्ट जो है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट बताना है। तो पोमीग्रेट का जूसी टेस्टा खाया जाता है। टेस्टा टेगमेंट याद है ना, अच्छे से पता होगा कि बताना मुझे कि टेस्टा और टेगमेंट क्या होते हैं। तो अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो सुन लो। द आउटर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड, जो सीड की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टा होती है, ठीक है, आउटर लेयर किसकी? सीड की।
और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं, ठीक है। द टेस्टा इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड द टेगमेन। उसके बाद में एप्पल की बात करते हैं तो फ्लैशी थैलेमस खाते हैं, ठीक है। लीची का फ्लैशी एरिल हो जाएगा। कोकोनट का मीजोकार्प खाते हैं, नहीं, हम लोग क्या खाते हैं इसका, एंडो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है एक्चुअली, वो लिक्विड एंडोस्पर्म। और साथ में सेलुलर एंडोस्पर्म भी होता है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। बाकी जो इसका एंडो मतलब एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, एंडोकार्प तो कैसा होता है, स्टोनी होता है। और कोकोनट ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये ड्रूप फ्रूट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी, नोट कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 पहले ध्यान से रीड करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दोज विच आर ट्रू यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे ट्रू बताना है। तो यहाँ पे देखो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कह रहा है कि इन एम्फिक्राइबल वस्कुलर बंडल जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन ऑल साइड्स। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अंदर में जो होता है वो क्या होता है, जाइलम होता है, और बाहर से फ्लोएम इसको सराउंड किए रहता है। तो जो एम्फिक्राइवल होता है इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये भी नोट कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, किससे है, वाटर से, मतलब पानी से रिलेटेड है। पानी मतलब कि अंदर पानी कौन कैरी करता है, जाइलम कैरी करता है। तो हाइड्रोसेंट्रिक मतलब जाइलम वाला पोर्शन अंदर होगा, और बाहर वाला जो ये पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ये मतलब फ्लोएम होता है। तो ये कंडीशन एम्फिक्राइवल या फिर हाइड्रोसेंट्रिक होते हैं। और ये मतलब पता चल गया ना, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन ऑल साइड्स। और ये कंडीशन हमें देखने को कहाँ पे मिलती है, तो ये चीज़ भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये राइजोम ऑफ फर्न, ठीक है। फर्न के राइजोम में ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो फर्स्ट मतलब ए तो सही हो गया, हमें बताने ही क्या थे, यहाँ पे ट्रू बताना था। फिर कह रहा है अगला, कैम्बियम इज एब्सेंट इन द ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। भाई जब ओपन है, ओपन का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो एब्सेंट बता रहा है, यानी कि इसी जगह पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड वाला है, इन रेडियल वस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। जैसे देखो ये एक तरीके का वस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। मतलब मैं दोनों अलग तरीके से बना रही हूँ, फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है। तो देखो मतलब अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब ही यही होता है कि फ्लोएम अलग रेडियस पे होता है, जाइलम अलग रेडियस पे होता है। तो सी स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। नेक्स्ट करें, इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट का मतलब ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट है तो वो रेडियल होगा ही नहीं। तो यानी कि ए और सी जो है, ये थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट हो जाता है। और ये जो हेड्रोसेंट्रिक या एम्फिक्राइवल था, इसी के साथ में एक और निकल के आता है, इसको नोट कर लो, ये होता है लेप्टोसेंट्रिक। ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एम्फिक्राइवल, ठीक है। सॉरी, एम्फी वेजल होता है, ये एम्फी वेजल होता है। लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेजल होता है। ये कहाँ पे, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लोएम है वो सेंटर में हो जाता है, ठीक है। ये फ्लोएम जो है ये सेंटर में हो जाता है, और जाइलम जो है ये बाहर होता है। तो ये कंडीशन आपको लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेजल कहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसके एग्जाम्पल्स का नोट कर लीजिए। ये होता है हमारा यक्का और ड्रेसिना में, ठीक है, ड्रेसिना में। और ये क्या है, एक तरीके से यक्का ड्रेसिना वाला जो है लेप्टोसेंट्रिक, ये एक तरीके से क्या है, एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, यहाँ पे एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, मतलब जो नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है। एनामुलस का मतलब यही है, एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि इन रूट में जो कैलिप्ट्रोजन है वो किससे बनता है। तो ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आई थिंक
ऐसा लगा कि हाँ मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब इसको देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले पूछ रहा है कि कैलिप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कैलिप्ट्रोजन जो है वो बनता किससे है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा ये आ जाता है कि आपको ये चीज़ पता होगी कि किससे बनता है, वो डर्मेटोजन से बनता है। अब डर्मेटोजन से बनता है कैसे, अगर आपने हिस्ट्रोजन थ्योरी पढ़ी है ना सभी ने, हिस्ट्रोजन थ्योरी किसने दिया था, हाँ मतलब कि हैंस्टीन सर ने दिया था, और साथ में सपोर्ट किया था, सपोर्टेड बाय स्ट्रासबर्गर सेल, मतलब सर ने, नॉट सेल। बाकी इनके नाम पे एक स्ट्रासबर्गर सेल भी है, वो भी तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे है, ठीक है। और ये थ्योरी रिलेटेड किससे है, तो ये रूट एपेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात क्या होती है, देखो यहाँ पे जैसे ये रूट एपेक्स की बात करते हैं, तो जिसमें देखो सबसे आउटर वाली जो है, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यही है डर्मेटोजन, ठीक है। और ये किस मतलब ये फॉर्मेशन, ये जो सेल्स होते हैं, ये फर्स्ट हिस्टोजन हो गया, ठीक है, ग्रीन वाला, फिर पिंक वाला दो है सेकंड हिस्टोजन। हिस्टोजन मतलब क्या है, सेल्स की लेयर है, ठीक है। फिर ये थर्ड हिस्टोजन आ जाता है। तो जो सबसे पहला वाला यानी कि जो बाहर वाला हिस्टोजन है, वो क्या है, हिस्टोजन की लेयर को हम लोग डर्मेटोजन बोलते हैं। जन मतलब जनरेट करना या बनाना किसी चीज़ को। फिर सेकंड वाला आ जाता है पेरिब्लम। पेरिब्लम क्या क्या फॉर्म, पेरिब्लम फिर थर्ड वाला जो है वो क्या है, प्लीरोम, मतलब सबसे बाहर से, ये आउटर टू इनर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डर्मेटोजन जो है वो क्या क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाएगा, एपिब्लेमा बनाएगा, और ये रूट की बात कर रहे हैं तो रूट में राइजोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस। फिर उसके बाद में पेरिब्लम की बात करते हैं, तो पेरिब्लम क्या बनाता है, कॉर्टेक्स बनाएगा, एंडोडर्मिस बनाएगा रूट में। और प्लीरोम क्या बनाएगा, वो स्टील पिथ और वस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो आई थिंक कि हिस्टोजन थ्योरी क्या थी, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि कैलिप्ट्रोजन जो है वो कौन बनाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए आपको कि कैलिप्ट्रोजन जो है बच्चे, वो किस में प्रेजेंट होता है, वो मोनोकॉट्स का फीचर है, ठीक है। कैलिप्ट्रोजन जो है ये फोर्थ हिस्टोजन लेयर है, चौथी। डाइकॉट में 3 ही देखने को मिल रही है, लेकिन मोनोकॉट में चौथी हिस्टोजन लेयर होती है, जो कि काम क्या करती है, ये फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप, ठीक है। ये रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, कौन करता है, कैलिप्ट्रोजन। तो कैलिप्ट्रोजन किस में पाया जा रहा है, मोनोकॉट में पाया जा रहा है। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। और ये किस में एब्सेंट होती है, डाइकॉट में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब पासे सेल्स की बात करते हैं, तो पासे सेल्स हमारे एंडोडर्मिस में देखने को मिलते हैं। वस्कुलर बंडल कह रहा है कि डायआर्क टू हेक्सार्क। तो डायआर्क टू हेक्सार्क यानी कि 2 से 6 वस्कुलर बंडल जो है वो किसका फीचर है, तो ये मोनोकॉट रूट का नहीं है, ये किसका है, डाइकॉट रूट का। तो यही सेकेंड वाला जो है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल लूफा सिलेंड्रिका यानी कि मतलब कुकुरबिटेसी का है, तो ये सही है। स्टेम हेयर जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं, तो रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है। स्टेम हेयर्स मल्टीसेलुलर हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी मोनोकॉट की रूट्स जो होती हैं वो हमेशा पॉलीआर्क होती हैं, यानी कि मोर देन 6 वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। और मतलब जाइलम की कई बार इस पे मतलब डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट पे इनके जाइलम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डाइकॉट रूट का जो जाइलम होता है वो हमेशा एंगुलर जाइलम होता है, रिड्यूस्ड विथ देखने को मिलती है। लेकिन जो मोनोकॉट रूट होती है इसका जाइलम ओवल होता है, और पीथ जो है इसमें वेल डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्टील इंक्लूड्स, ठीक है, स्टील में जो है वो क्या क्या आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वस्कुलर बंडल और पिथ होता है, सिर्फ नहीं। और एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और वस्कुलर बंडल्स नहीं। तो इसका आंसर जो होगा कि एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है, एवरीथिंग इनर टू एंडोडर्मिस, वो सब क्या आ जाता है, स्टील में, यानी कि पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल और पिथ, ये सारा मिलाकर के क्या कर रहा है, स्टील का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं इन ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है, ये बात एकदम सही है। सेकेंड कह रहा है कि बंडल शीथ प्रेजेंट अराउंड वस्कुलर बंडल्स। तो बंडल शीथ भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद वस्कुलर बंडल्स जो हैं कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं। यस, ऑब्वियसली क्लोज्ड होंगे क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। चौथा कह रहा है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल्स में, विच इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा की जगह पे वहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा तो एब्सेंट होती है, वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर फाउंड इन रीजन्स दैट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, जिस वजह से वो क्या है,
मतलब थोड़ी हार्ड सी होती है, ऐसे इजीली मतलब जो उसको दबाओ तो वो क्या होती है, टूट जाती है, मतलब उसमें प्लायबिलिटी नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि द कॉर्क, कॉर्क जो है वो फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन, फेलोजन की एक्टिविटी से जो कॉर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें देखो 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है फेलम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि कॉर्क, कॉर्क यानी कि जो मतलब जो लेयर है वो बन रही है फेलोजन के, फेलोजन की एक्टिविटी से जो लेयर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में कहीं कॉर्क कैम्बियम दिया हुआ है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ निकल के आ जाएगा। उसके बाद में बाकी लेयर्स जो हैं उसको भी देख लेते हैं साथ में। फेलोजन की एक्टिविटी से कॉर्क कैम्बियम बनता है, फेलम की एक्टिविटी से कॉर्क बनता है, और फेलोडर्म जो होता है उसकी एक्टिविटी से सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। ठीक है, और ये तीनों लेयर जो हैं फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ये इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, पेरिडर्म के नाम से। तो ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। कॉर्क जो है इसको ऑल्सो कॉल्ड फेलम, दिस इज द ड्राई ब्राउनिश लेयर ऑफ द बार्क दैट फॉर्म्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द पेरिडर्म, पेरिडर्म के बाहर होती है। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स। कॉर्क कैम्बियम जो है इसको कौन बना रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेलोजन, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम दैट प्रोड्यूस कॉर्क टिश्यूज। ठीक है, ये क्या है अपने आप में, ये चीज़ भी नोट कर लो साथ में, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जिसको फेलोडर्म कह रहे हैं, दिस टिश्यू फॉर्म्स ऑन द इनसाइड ऑफ द पेरिडर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। तो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में ही आपको स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कुछ थे उसको बताया था। ठीक है, उसको ध्यान से देख लो। वहीं पे मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताया था कि वर्टिसिलास्टर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें मेंथा आ जाता है, ऑसिमम आ जाता है और कोलियस, ये तीनों जो हैं ये वर्टिसिलास्टर के ही एग्जाम्पल्स हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पे ऑड वन पूछ रहा है या नॉट पूछ रहा है, तो नॉट में आपका आंसर आ जाएगा यूफोरबिया। ठीक है, अब यूफोरबिया भी मैंने बताया था कि ये किस में आ जाएगा, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैसा है, साइथियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाता है एंथोफोर कहलाता है। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला के बीच में जब मतलब इलोंगेशन हो जाता है, इंटरनोड ऑफ थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, तो वो क्या कहलाता है, एंथोफोर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी क्या है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम लोग पढ़ाऊँगी जब मैं फैमिलीज़, तो मैं तुमको ये चीज़ें साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। बाकी फ़िलहाल अभी तो देखो, क्योंकि तुमने देखना तो होता नहीं है, बस ऐसे ही आते हो भाग के चले जाते हो। मोनोडेल्फस कंडीशन, मोना मालविया हिबिस्कस हो जाएगा। ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल का फूल, ये किस में आ जाता है, मोनोडेल्फस कंडीशंस होते हैं। मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ये सब कंडीशंस पता होनी चाहिए, इन सब पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट है 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्रूट्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स की अगर बात करें तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और फ्लैशी फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, ड्राई वाले जो होते हैं इसमें भी फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है डेहिसेंट, दूसरा इनडेहिसेंट और तीसरे होते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो मैं तीनों तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें सिर्फ साइजोकार्पिक बता देती हूँ कि साइजोकार्पिक की अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है लोमेंटम, इमली, और अकेशिया में भी होता है। अकेशिया अगर आपने देखा है बबूल का मतलब पेड़, तो उसके फल जो लगते हैं वो कैसे होते हैं, देखा होगा, उसको लोमेंटम बोलते हैं। क्रीमोकार्प कोरिएंडर में आ जाएगा, डबल समारा एसर में, और रेगमा रिसिनस में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग रेगमा, क्रीमोकार्प और लोमेंटम ये तीनों कैसे हो जाएंगे, साइजोकार्पिक। और यहाँ पे जो ऑड वन पूछ रहा है या जो गलत है वो क्या है, ये बालुस्टा है। बालुस्टा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये पोमीग्रेनेट का फीचर है। ठीक है, जो अनार होता है वो कैसा है, बालुस्टा टाइप का होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इनडेसेंट और ये डेसेंट वाले जो है इनको मैं बाद में शॉर्ट्स के फॉर्म में तुम्हें इसको समझा दूंगी, या देख लेना तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या है ये, रुडोल्फ वर्कहाउसर हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट सराउंडेड बाय, ठीक है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ए मेम्ब्रेनस कौन है हमारा, राइबोसोम है। सेल वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख लीजिए, ये डेफिनेटली आपको पता होगी ये चीज़। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। तो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टक आ जाते हैं सारे। क्लोरेला, क्लोरेला किस में आ जाता है, यूकैरियोटिक है ना, एल्गी। क्लोरेला किस में आ जाता है हमारा, तो ये सेलुलर यूकैरियोटिक है, इसीलिए ये प्रोटिस्टा में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, प्रोटिस्ट में आता है ये, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हो जाएगा। 28 है, कह रहा है कि मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, मीजोजोम्स जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे 28 का जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबका मतलब अच्छे से लिख करके याद कर लो। तो पोर्टर सर ने किसको किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी यहाँ पे देखो बाकी भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो एक काम करते हैं, इन सबको एक एक करके देख लेते हैं और तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं और साथ ही साथ में मतलब वो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले अगर सेल की बात करते हैं तो सेल किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक सर ने खोजा था। कब खोजा था, 1655 में खोजा था, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन सर आते हैं जिन्होंने क्या खोजा था, न्यूक्लियस खोजा था। कब खोजा था, 1833 में खोजा था। उसके बाद में आते हैं फेलिस फोंटाना, ठीक है, फेलिस फोंटाना ने क्या खोजा था, न्यूक्लियोलस खोजा था। कब खोजा था, 1774 में खोजा था। उसके बाद में आता है कार्ल विल्मन वॉन नागेली, ठीक है, उन्होंने क्या खोजा था, क्रोमोसोम खोजा था। कब, 1842 में, ठीक है। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल विलहेम वॉन नागेली ने। फिर उसके बाद में कैमिलो गोल्गी सर आ जाते हैं जिन्होंने क्या खोजा था, गोल्जी अपरेटस। कब, 1894 में। ये देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, कई बार अगर आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है ना कि कौन सा सेल ऑर्गेनल कब खोजा गया था या मतलब उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो भी आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। फिर है कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा सर ने क्या खोजा था, माइटोकॉन्ड्रिया खोजा था। कब, 1898 में खोजा था। उसके बाद में आता है एडवर्ड वॉन बेनेंडन, इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने सेंट्रियोल और साथ ही साथ सेंट्रोजोम खोजा था। कब खोजा था, 1883 में खोजा था, ठीक है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, एडवर्ड वॉन बेंडन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है निकालोई के कोल्स्तव, इन्होंने साइटोस्केलेटन खोजा था। कब, 1903 में खोजा था। फिर आ जाता है क्रिश्चियन डी डूबे, इन्होंने क्या खोजा था, लाइजोसोम खोजा था 1949 में। और अल्बर्ट क्लाउडे आ जाते हैं जिन्होंने क्या खोजा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर। कब, 1945 में खोजा था। और जॉर्ज पैलेट सर, सबको पता है, इन्होंने क्या खोजा था, राइबोसोम खोजा था। कब, 1955। तो ये सारी की सारी डिस्कवरीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आराम से वीडियो को पॉज करके और लिख लो, ठीक है। लाइजोसोम, क्रिश्चियन डी डूबे, राइबोसोम, जॉर्ज पैलेट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल्बर्ट क्लाउडे, ठीक है, साइटोस्केलेटन, सारी मतलब मैं बता चुकी हूँ, आराम से इसको पॉज करो और लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में इसमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो सबको पता है कि वो क्या है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज द फीचर ऑफ एनिमल सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच सेल ऑर्गेनल इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप सभी को पता है कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। तो पोटेशियम आयन जो है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है, नहीं, सोडियम पोटेशियम हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर निकोलसन, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस होता है, और प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। तो 32 का जो है वो क्या हो जाएगा आपका, यही है फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि एक न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है। ये चीज़ भी मैंने सोचा था तुम लोग को जेनेटिक्स बढ़िया से पढ़ा दूं, लेकिन तुम लोग इतने बड़े वाले नालायक हो ना, देखता ही नहीं है कोई, फिर मेरा ही मन नहीं करता, मैं कहती हूँ चलो छोड़ो जाने दो। तो न्यूक्लियोसाइड में जो है वो पेंटोज शुगर और साथ ही साथ नाइट्रोजन बेस होगा बस।
जब इसके साथ में फॉस्फेट जुड़ जाएगा ना ये वाला, तो ये कंडीशन जो है ये कहलाता है ये ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये वाला क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो ये 33 का सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, कह रहा है कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल के कौन से फेज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो कहाँ पे हो जाते हैं, जीवन में हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है ना सेल साइकिल, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन तुमने पढ़ना थोड़ी ना होता है, सारे मन के मौजी हो। G1 S G2 और ये वाली एम फेज हो जाती है। तो मोस्टली सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है उनका डिवीजन कहाँ पे हो जाता है, G1 फेज में ही हो जाता है। फिर एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। और डीएनए का जब डुप्लीकेशन हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे G2 में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। मतलब कहने का ये है कि जीवन में जो है वो सारे के सारे हो जाते हैं, एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन की बात करता है आपसे तो एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी कि वही क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल, ठीक है, इन तीनों का डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होता है। फिर एस वाली फेज में जो है वो डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स का न्यूक्लियस में हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है। अब बचा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो आकर के कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, G2 में। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है ना डीएनए, तो पहले डीएनए यहाँ इनका डुप्लीकेट हो जाता है, उसके बाद G2 में ये हो जाती है यहाँ पे कंडीशन। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या है आपका, थर्ड आंसर। तो देखो तुम्हें भी पता ही रहा होगा, बस रीजन जानने की कोशिश करो हमेशा। जब तक तुम किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझोगे ना, तब तक ऐसे ऊपर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है ये यहाँ पे होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सेल डिवीजन, साथ ही साथ में ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह जो है वो भी कहाँ पर, G2 में ही सारे डुप्लीकेट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस के किस फेज में जो है वो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो सबको पता है कि वो कहाँ पर होता है, पैकेटिन स्टेज में। बाकी सेल साइकिल वगैरह भी सब छोटी छोटी वीडियोस हैं यार चैनल पे, देखो जाओ पढ़ो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट फॉर ह्यूमन का फार्मूला क्या होता है, 2123/2123। अब तुम यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये वाला ऑप्शन पहले दिया होता है ना तो तुम यही मार्क करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे दोनों सही से चेक कर लेना। 37 है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो वो कहाँ पे, सीकम में देखने को मिलते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन के सीकम रीजन में हमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। 38 है, द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है, तो वो सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। और अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो वो पेनक्रियाटिक जूसेस वगैरह रिलीज करता है। ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बहुत पहले अपने ही चैनल पे किसी वीडियो में बताया था, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। 39 है, विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट HCl। HCl जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो वो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। इन्हीं को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पैराइटल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी देखो बेसिकली 3 तरीके के सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स, या इन्हीं को हम लोग, एक होते हैं पैराइटल सेल्स, या इन्हीं को हम लोग और क्या नाम देते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। दूसरे होते हैं चीफ सेल्स, ठीक है, चीफ सेल्स, या इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स बोलते हैं। उसके बाद में तीसरे वाले जो होते हैं वो एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, उसमें अर्जेंटाफिन सेल्स आ जाते हैं और जी सेल्स आ जाते हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स जो हैं वो सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और जी सेल्स जो हैं वो लोकल हार्मोन गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। बाकी पैराइटल की जब बात करते हैं तो पैराइटल HCl रिलीज करता है, साथ ही साथ ये एक और मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है। बाकी बात करते हैं अगर चीफ सेल्स की या पेप्टिक सेल्स की, तो ये 2 तरीके के होते हैं। मतलब
एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और दूसरे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जो प्रोटियोलिटिक होते हैं वो पेप्सिनोजेन होता है, यानी कि इनएक्टिव है, वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज हो जाता है। और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस और डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। और जो प्रोरेनिन है वो चिल्ड्रंस में होता है, बच्चों में। वो क्या करता है, प्रोरेनिन रेनिन में चेंज होता है और फिर रेनिन में चेंज हो जाने के बाद में वो केजिन, जो मिल्क प्रोटीन है, उसको पैराकेजिनेट में चेंज करता है, ठीक है। और फैट डाइजेस्टिंग की बात करूं तो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जो कि लो अमाउंट में होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी ये इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो ये कहाँ पे होता है, मेडुला रीजन में होता है। देखो, एक्सप्लेन नहीं करना हो ना तो क्वेश्चंस फटाफट निकल जाए, लेकिन बिना एक्सप्लेन किए हुए क्या ही मतलब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। तो ओपनिंग बिटवीन, अब देखो ये एक बार ऐसे ही बना ही लेते हैं यार रफली, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या है हमारा, राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ में इसमें देखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो ये वाली जो वॉल्व होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राई कस्पिड है। ये वाली जो है ये होती है बाई कस्पिड वॉल्व होती है, ये बाई कस्पिड वॉल्व, या इसी को हम लोग और एक और नाम है इसका मिट्रल वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व। बस यही दो वॉल्व होती हैं। और एक यहाँ पे थिबेशियन वॉल्व भी होती है, जो यहाँ पे जो कोरोनरी साइनस होता है ये ओपन करता है, तो यहाँ पे एक थिबेशियन वॉल्व भी होती है। बाकी यहाँ से यहाँ आएगा तो ट्राइकस्पिड से आता है, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज करने दो। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ट्राइकस्पिड से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व से आएगा। बाकी राइट वेंट्रिकल से जब ये यहाँ से मतलब हार्ट को जा रहा होता है तो यहाँ पर ये सेमी लूनर वॉल्व्स होती हैं, ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व्स, यानी कि ये सेमी लूनर का मतलब अर्धचंद्राकार होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं, तो ये इससे जाएगा। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जब ये मतलब बॉडी के लिए जाता है तब भी यहाँ पे कौन सी सेमी लूनर होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, आई थिंक पता होना चाहिए आपको। तो ये पहले तो इन्फॉर्मेशन देखो ध्यान से पढ़ते हैं। करेगी ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ये रहा, राइट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व सही है। ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को मिट्रल वॉल्व या और भी किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, ये भी सही है इन्फॉर्मेशन। फिर तीसरा करेगी ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। जब यहाँ राइट वेंट्रिकल से जब ये पल्मोनरी आर्टरी से होकर के मतलब लंग्स को जाता है तो मैंने बताया यहाँ पे कैसी वॉल्व होती है, सेमी लूनर वॉल्व होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। फिर करेगी ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये है और यहाँ से जब एओर्टा को जाता है, ठीक है, एओर्टा को जाएगा ना तो तब भी किससे जा रहा है, ये कौन सी वॉल्व होती है, ये भी सेमी लूनर वॉल्व ही होती है। यहाँ पे बाइकस्पिड दे रहा है तो यही क्या है आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी आंसर होगा जो है वो क्या है, सेमी लूनर वॉल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर क्या कहलाता है, मीन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 43 कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट्स वाला, इसको अच्छे से पढ़ लो तो ये सिग्मा अपॉन एक्स बार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है, जॉइंट्स पे किसका एक्यूमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का, वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो गाउट कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किससे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, 45 का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में द स्पेस बिटवीन लेंस और रेटिना, ये देखो ये लेंस होती है, ये ह्यूमन आई कुछ इस तरीके से होती है ना ऐसे, ये लेंस को सिलेरी मसल्स ने इस तरीके से मतलब ऐसे होल्ड किया होता है,
इसमें देखो दो तरीके का होता है। पीछे की तरफ में देखो यहाँ पे ये रेटिना है आपका, ठीक है, ये रेटिना वाला पोर्शन है। तो ये और ये क्या था आपका लेंस। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो मतलब फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। ये होता है विट्रियस ह्यूमर। और इसके आगे वाला लेंस, और ये क्या है हमारा कॉर्निया। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये चीज़ मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे एक्वस होता है और पीछे की तरफ में विट्रियस होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका विट्रियस ह्यूमर हो जाएगा। 47 है विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी। बनाता तो हाइपोथैलेमस है लेकिन रिलीज करता है पिट्यूटरी। तो ऐसे दो ही हार्मोन है हमारे पास, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा आ जाता है एडीएच। या इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, वैसोप्रेसिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बनाएगा कौन, हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज कौन करता है, सिर्फ पिट्यूटरी जो है वो रिलीजिंग का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। मतलब राइजोम से नेचुरली हो जाएगा, लीव से नेचुरली हो जाता है, रूट से नेचुरली हो जाता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एयर लेयरिंग ये नेचुरल नहीं है, ये किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट रेस्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट टर्म्ड एज। तो वो क्या होता है, क्लोन कहलाता है। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, करेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब सेम फ्लावर में तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम मतलब इसको 50 तक ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी आगे के मतलब जो भी 70 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इसको अच्छे से देखो और जो भी मतलब आपके वैल्यूबल रिस्पॉन्स है वो प्लीज़ देना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।